स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतक आवाम की आवाज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विजन कॉलेज नजीबाबाद में सिराज मेहंदी का हुआ शानदार स्वागत। अल्पसंख्यकों में शिक्षा का गिरता स्तर चिंताजनक। जी हां, आपको बता दें, यह विचार पूर्व विधायक एवं एमएलसी सिराज मेहंदी ने व्यक्त किया। नजीबाबाद जोगरमपुरी मार्ग पर स्थित विजन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक तथा बतौर मुख्य अतिथि सिराज मेहंदी ने कहा कि देश के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चाहते थे कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा कि देश के अल्पसंख्यकों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए पूरा ध्यान दिया जाए। वहीं विजन कॉलेज के एमडी मोहम्मद अयूब के प्रयासों का हुआ जमकर सराहना। देखें क्या बोले सिराज मेहंदी। नजीबाबाद से कैमरामैन फहद राजपूत के साथ बबन जैदी की रिपोर्ट। मैं हमारे यहाँ पर विजन कॉलेज में मौजूद जनाब सिराज मेहंदी साहब का दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूँगा कि आज आप इस शख्स से रूबरू हैं जो आपके सामने मौजूद है, वो कौन शख्स है? आपके जनाब सिराज मेहंदी साहब कांग्रेस में लगभग 45 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय पार्टी है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल चेयरमैन हैं। सर से अभी हमारी मुलाकात लास्ट मंथ लखनऊ में हुई थी। सर बेसिकली जौनपुर से बिलोंग करते हैं। सर के अपने काफ़ी सारे डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेज, ITI कॉलेजेस हैं। तो किसी संबंध में हमारी मुलाकात हुई तो सर ने कहा कि भाई बहुत सही टाइम पर तुम हमें मिले हो। मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ कि हमने 22 दिसंबर में दिल्ली में अवन गालिब में एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के ऊपर एक सेमिनार रखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके अलावा जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पहली कैबिनेट बनी, हमारी पहली कैबिनेट के शिक्षा मंत्री रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो आज हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका JNU हो या और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो, ये सब उन्हीं के टाइम में संविधान के द्वारा निर्मित की गई। आज जो भी एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में चल रही है, ये सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के ऊपर चल रही है। तो सर ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं इस जिम्मेदारी की शुरुआत सबसे पहले शिक्षा से करना चाहूँगा। क्योंकि हमें अगर जो किसी भी देश को मजबूत करना है, उसे आगे लेकर के जाना है, तो वहाँ के छात्रों को आत्मनिर्भर हमें बनाना पड़ेगा। जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, हम लोग देश की तरक्की में कभी सहयोग नहीं दे सकते। तो सर ने जो ख्वाब देखा, परसों चीज़ को मैंने देखा, मेरे कुछ करीबी साथी वहाँ पर मौजूद थे। सर का जो हमें वहाँ जलवा देखने को मिला, माननीय शरद पवार जी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं भी कुछ पिक्स वगैरह आपको फुर्सत में आपको दिखाऊंगा। उससे सर की और शरद पवार जी की तन्मयता का पता लग रहा है कि जब राष्ट्रगान का प्रोग्राम हुआ तो शरद पवार जी ने पूरे 1.5 मिनट तक सर का हाथ अपनी मजबूती के साथ में बांध करके रखा। जब हमारी लखनऊ में भी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, तब हमने एक वादा किया था सर से कि ठीक है सर, हम आपके साथ अलग से अलग जला करके हमेशा तैयार कर रहे हैं। शिक्षा के लिए जो भी आपके ख्वाब हैं, हम पूरी तन्मयता के साथ उसको निभाएंगे। लेकिन सर, ये गुजारिश हमारी भी आपसे है कि सर 22 तारीख में आप अपना प्रोग्राम निपटा लीजिए, 23 में, 24 में, जिस दिन भी आपको फुर्सत मिले, आप मेरे यहाँ पर तशरीफ लेकर जाएं। सर ने मेरे इस दावतनामे को कबूल किया। अब ये सर का बड़ापन है कि जो टाइम हमें दिया था, उस टाइम से सर यहाँ पर मौजूद हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आज एक ऐसी शख्सियत
जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाने का काम किया है, वो आपके बीच में मौजूद है। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार इनका विजन कॉलेज हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी जनाब अमजद अली अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, रवीश खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे खुरम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। एक लखनऊ से हमारे बहुत ही मारूफ शख्सियत जो कि हमेशा हिडन रहते हैं, पता नहीं आज हिम्मत करके कैसे वो फ्रंट पे आकर के बैठ गए, जनाब शहजाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नासिर सर यहाँ पर मौजूद हैं। आप ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल के नेशनल सेक्रेटरी हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और मैं चाहता हूँ कि सर जो भी बताएं, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें, आप उसको सुनना, समझना, इंशाल्लाह वो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। क्योंकि सर शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है, जनाब सिराज मेहंदी साहब एक ऐसा नाम है जिसका जब आप गूगल यूट्यूब पे खोलोगे तो वीडियोस की लाइन लगी हुई आपको मिल जाएगी, सर का सारा बायोडाटा मिल जाएगा। परसों जब वहाँ पर मौजूद थे शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, तटकरे साहब, डॉक्टर फौजिया खान, जाने कितने MP MLA वहाँ पर मौजूद थे, और उनका सर के साथ में कितनी आत्मीयता का रिलेशन है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो सर को देख करके हमें भी प्रेरणा मिली कि हमें भी अब आगे जाना है, जहाँ पर हमारे गरीब गुरबा लोग, परेशान लोग जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, किस तरीके से अपनी अलग वहाँ पर जगानी है, मेहनत करनी है, और देर सवेर हमें लोगों को कामयाब बनाना है। एक स्टूडेंट कामयाब होगा तो देश हमारा खुद आत्मनिर्भर बनेगा, खुद शिक्षित बनेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को ये विराम देता हूँ और जनाब सिराज मेहंदी साहब को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यूब साहब, हमारे बीच में यहाँ मैनेजिंग कमेटी के तमाम अहदेदारान बैठे हुए हैं, शहजाद साहब, मोहम्मद नासिर साहब, प्यारे बच्चियों, यहाँ के टीचर्स साहब और साथियों। अभी अयूब साहब ने बड़े डिटेल से आपको बताया शिक्षा पे, यकीनन शिक्षा पर काम करना बहुत ही ज़रूरी काम है, और मेरा ख्याल है आप लोग भी लगे हुए हैं, सब शिक्षा के लिए लगे हुए हैं। विजन कॉलेज का आना से मोहब्बत से बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, जो प्रबंधक कमेटी है और जो मालिकान हैं, अच्छे मोहब्बती लोग हैं। परसों मैंने एक सेमिनार किया था दिल्ली में, भारत में महाराज साहब के ऊपर एजुकेशन सेमिनार किया था, उसमें ये लोग तस्वीर ले गए यहाँ से, वहीं से हुआ आने के लिए। और नजर फरानिया हिंद तो आना एक सौभाग्य की बात है, खुशखबरी की बात है, ना कोई आ जाए। तो इन जगहों पर बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता, बुलावा आता तभी इंसान आता है, चाहे मेरे शरीफ की दरगाह हो, चाहे देवघर की दरगाह हो, चाहे कहीं की दरगाह हो, कलिया शरीफ हो, हर जगह बिना बुलाए कोई नहीं आता। यहाँ मेरा बुलावा आया तो हम लोग आए, तो इसी बहाने आपसे मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। अभी 3-4 दिन पहले मैं सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट जज की तकरीर हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, 4 स्तंभ होता है देश में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और चौथा स्तंभ पत्रकारिता। तो पत्रकारिता का अहम रोल होता है, और आज पत्रकारिता पे ही टिका हुआ है रोल, क्योंकि उनकी वही अगर सच्ची बात लिखेंगे, सच्ची बात कहेंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा। तो हर तरफ से आवाज़ पत्रकारिता की आ रही है, पत्रकार ही इस मुल्क को संभाल सकते हैं। और हमने यहाँ आने के विजन अभी तक कि हम लोग एजुकेशन काम कर रहे हैं, शिक्षा काम कर रहे हैं, और एक अच्छा विज़न लेकर के यहाँ की प्रबंधक कमेटी चल रही है, मैनेजिंग कमेटी चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आने के बाद लगा कि जो इन्होंने बताया था वो यकीनन सही निकला। एक अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे बच्चे, अच्छे यहाँ टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर यहाँ हमको देखने को मिले, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग यही सी लाइन पर चल ही रहे हैं कि जब तक हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं अच्छी होगी, हम लोग जो मदरसे हैं उसमें वो कहते हैं आदमी करो, कंप्यूटर पढ़ाई कराओ, इंग्लिश पढ़ाई कराओ, मदरसे के साथ साथ ये तमाम एजुकेशन ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मदरसे में सिर्फ अगर आदमी बच्चा पढ़े, उर्दू पढ़ेगा तो सिर्फ मौलवी बनेगा, कितने मौलवी बने, कितना पढ़ाएंगे। आज मौलवी ईरान मुल्क है, चाहे सऊदी अरब मुल्क हो, यहाँ वही मौलवी होते हैं, यही इंजीनियर होते हैं, यही डॉक्टर भी होते हैं। तो एक अच्छा विजन लेकर चलने की ज़रूरत है।
और हमने जो मौजू लगाया है अभी दिल्ली में जो हमने फंक्शन किया है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उनकी ही बनाई शिक्षा नीति सब है। तो आज़ादी के बाद वही पहले देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सदारत में, और तमाम उनके साथ मिनिस्टर थे। तो चाहे यूजीसी करण कमीशन रहा हो, चाहे करण यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो बना सब उन्हीं के बनाया हुआ है। आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार 14 से आई है, ये उसमें मूलचूक परिवर्तन करना चाहती है। वो पुराने इतिहास को हटा करके गायब करके नया इतिहास जोड़ना चाहती है। वो पुराने जिन लोगों ने देश को आज़ाद करा, जिन लोगों ने देश को बचाया, परिवेश बचाया, उठाया, क्या छोड़ के अंग्रेज गए थे मुल्क में, देश को देश बनाया, आज उनके इतिहास को हटा करके नया इतिहास फर्जी जोड़ना चाहते हैं। तो और शिक्षा में एक अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, भगवा एजेंडा को एजुकेशन में जोड़ना चाहते हैं। उसी के खिलाफ, उसी को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी शिक्षा नीति चली आई, क्योंकि जो मौलाना आज़ाद ने शिक्षा नीति बनाई थी वो उनकी अकेले बनाई वो नहीं रही, उन कैबिनेट के पास हुआ होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर से सब रहे होंगे, तो सबकी मिली जुली जुमला और मिली हुई शिक्षा नीति, तो उसमें इतने बड़े परिवर्तन क्या जरूरत है? अगर जरूरत है भी तो आप कैबिनेट में लाओ, कैबिनेट में लाओ, आप पार्लियामेंट में रखो मसले को, पार्लियामेंट मेंबर लोग उस पर आवाज़ उठाएं, बनाएं। तो ईमानदारी से जो कर रहे हैं इस पर हम लोग चाहते रहा। आज सिर्फ मदरसे में जाँच हो रही है। भाई हमने कहा सरकार से कि आप जाँच करो, आप जाँच का हक है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन शिशु मंदिर भी करो, जो आज से शिशु मंदिर है, सरकारी स्कूल उस पर ही करो, इंटर कॉलेजेस जाँच करो, डिग्री कॉलेज जाँच करो। सिर्फ मदरसे की ही जाँच होगी, ये नहीं चलेगा। सबकी जांच करो, जो फर्जी निकले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेहंदी साहब, अभी आपने बताया अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को लेकर आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो छात्रों से क्या कहना चाहते हैं? हजारों छात्र देख रहे हैं। छात्र यही कहना चाहते हैं कि वो मेहनत से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, क्योंकि इस वक्त ये मोबाइल और टीवी जो है ये बर्बादी के कगार पर बच्चों को ला रहा है। बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं मोबाइल के थ्रू से, लेकिन बच्चे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अम्मा अब्बा बहन माएँ देखती हैं बच्चा रो रहा है, उसको चुप करके मोबाइल पकड़ा देती हैं, उनसे भी आप तशरीफ लाए, मलाली की तैयारी की है, आप एनसीपी के माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। क्या क्या ऐसी योजना है जिससे हमारे आवाम को इसका फायदा हो? देखिए, हमने जो शुरू किया मुहिम, 2 तरीके की एजुकेशन है शिक्षा, एक व्यवसायिक शिक्षा, एक सामाजिक शिक्षा। हम इसके खिलाफ है व्यवसायिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक जो कंपटीशन हमारे चल रहा है कि अगर बच्चा 6,000 महीना फीस दे रहा है तो बड़ा अच्छा स्कूल होगा। हमका वही पढ़ाई 500 वाली स्कूल में पढ़ेगी, सब्जेक्ट वही हर जगह है, टीचर वही हर जगह है। गुरु गोविंद जो पढ़े काके लागो बनाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद जो बताए, टीचर वही पढ़ाएगा हर जगह, वही बीएड टीचर हर जगह होगा, एमएड टीचर हर जगह होगा। 5,000 और 6,000 एक तो इसके खिलाफ अपना चल रहा मुहिम कि सामाजिक शिक्षा लेके चलो ताकि हर बच्चा पढ़ सकेगा। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अंग्रेज़ जब गया तो सब कुछ लेके चला गया था, एजुकेशन में ले गया तो सब कुछ ले गया। पहली शिक्षा मंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी उन्हें तमाम योजनाएं चलाई। आज जो भी योजनाएं सब जवाहरलाल जी की है और उसी की पहली कैबिनेट बनाई थी। शिक्षा की नीति उन्होंने बनाई, यूजीसी ग्रांट कमीशन हो, चाहे खड़गपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जो भी एजुकेशन पॉलिसी सब मौलाना ने बनाई, बहुत अच्छे तरह से चली है। 7 साल वो मिनिस्टर भी रहे और सबसे चली आ रही है। थोड़ा बहुत चेंज जरूरत के हिसाब से बहुत पड़ता गया, लेकिन मौजूदा जो सरकार 2014 में आई ये बहुत लंबा परिवर्तन चाहती है। ये सब झूठा इतिहास जोड़ना चाहती है। जिनका आज़ादी लड़ाई कोई रोल नहीं था उनका नाम डालना चाहती है, जिनका रोल कम बना निकालना चाहती है। जिन्होंने देश के लड़ाई लड़ी अपनी जाने की कुर्बान दी, हिंदू मुसलमान बात नहीं, आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान बात थी नहीं कि मौलाना को कहा मुखालिफ से पाकिस्तान बनने की, और नहीं ये इससे बड़ी की कीमत क्या होती है कि नहीं गए जब उनको राष्ट्रपति बनाने की बात हो रही थी। तो आज जो भी शिक्षा नीति है
तो ये मामूल परिवर्तन जो हो रहा है उसके बाद में आप पार्लियामेंट से राय लीजिए, विधानसभा में राय लीजिए कि भाई ये हम करने जा रहे हैं नहीं, खामोशी करेंगे। चाइना घुसा चला रहा है, चाइना हमारे नुकसान पहुंचा रहा है, हम पार्लियामेंट बहस नहीं करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अबे तो आप तो पार्लियामेंट क्यों नहीं बहस करते? पार्लियामेंट बहस से क्यों भाग रहे हैं? पार्लियामेंट ख़त्म कर दिया, एमपीज चिल्लाते रहे अपोजिशन के कि इस पर बहस कर दो, क्यों नहीं बहस किया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बहस? सिराज मेहंदी साहब, क्योंकि आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपका मिशन शिक्षा को बढ़ाना है, तालीम को बढ़ाना है। नहीं, शिक्षा साथ साथ देश को संभालना भी है। जी जी, तो चूँकि आप इस मिशन में लगे हुए हैं तो हम एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। उर्दू जो है, जो उर्दू ज़बान है, आज आप देख रहे होंगे कि उर्दू ज़बान को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ उर्दू के बोर्ड लगे होते थे, आज वो सब खत्म होते जा रहे हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन पे ये चीज़ खत्म हो गई है, जगह जगह खत्म किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? भाई देखिए, 1989 में उर्दू दूसरी ज़बान बनी, नादिर सवारी की चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस में बनी। तो प्रोफेसर बासु सिंह कांग्रेस के फूड मिनिस्टर थे, कांग्रेस फूड मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में विरोध किया था उर्दू दूसरी लैंग्वेज का। तो हर दौर में कुछ सही अच्छे लोग रहे होंगे। कांग्रेस के मिनिस्टर ने उन्होंने उसकी मुखालफत की, लेकिन चूँकि अकेले से कुछ होता नहीं था तो पास हो गए। मैं बिहार गया था पटना, ताज अहमद साहब हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, उनके वालिद साहब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने उससे बोला कि जरा तो अपने यहाँ जाके मदरसा बोर्ड का रंग कराओ। उनको उससे फ़ायदा क्या होगा? उनको उससे फ़ायदा होगा जितने छोटे मोटे मदरसे सब सरकारी हो जाएंगे। तो सब कुछ जो 2000 से ज़्यादा कम थी वो 20,000 तक कम मिलने लगे। हम आए नारदर से भाई से लड़ करके हम लोगों ने मदरसा बोर्ड का रंग कराया, सब चला रहा है। तो आज जो तवक्को हमसे सरकार से तो है कि वो हमारा सब नुकसान करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो इसीलिए वो आए, जाहिर सी बात है। अब हमको इसकी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई में हम कहाँ तक कामयाब होंगे, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं खामोश बैठे हैं। लड़ाई लड़ रही है, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है, अपोजिशन भी एकजुट हो रहा है। आप देख लीजिए कि आप कह रहे हैं देहरादून स्टेशन मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार नहीं थी, गिरा दिया उन्होंने। बम्बई में चुनी हुई सरकार नहीं थी दल की, गिरा दिया उन्होंने। गोवा में चुनी हुई सरकार नहीं थी, गिरा दिया उन्होंने। मेरे सो करके डर दिखा करके CBI और ED का खौफ दिखाने ना, सबका खौफ दिखा करके सो रहे हैं। तो ये तो अपने काम पे लगे हुए हैं। हमको बचे काम करना है, क्रोध नहीं करना है, हाँ किसी के साथ जाति नहीं करना, तुम नहीं करना है और अपना काम निकालना है। ये मुल्क ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई आपस में। इसको जो तोड़ने की कोशिश हो रही मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 में यकीनन इनको सबक सिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सिराज मेहंदी साहब, हम बात करते हैं मदरसे की जाँच हो रही है, जो सर्वे हो रहा है मदरसों का लेकर, तो इसका आपकी पार्टी का क्या रुझान है? नहीं, हमने तो डिमांड कर दिया, आपने रखा देखे निकल से, पर 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ लगातार कि जांच तो सरकार का फर्ज कराना, जांच सरकार का है, किसी कराए, लेकिन सबकी होनी चाहिए। जो RSS शिशु मंदिर उसकी भी होनी चाहिए, इंटर कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालयों की जाँच होनी चाहिए, डिग्री वाली जाँच होनी चाहिए, सबकी जाँच होनी चाहिए और जो गलत कर उसको सजा मिलनी चाहिए। एक तरफा जाँच क्यों हो रही है? एक चीज़ हम ये देखते हैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में कि एक तरफ तो ज़्यादा दौर होता है कि हम उर्दू की तालीम दिलवाएं, अरबी तालीम दिलवाएं, मजहबी तालीम दिलवाएं, और दूसरी तरफ चूँकि हम 22वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, जी रहे हैं, मतलब दौरे हाजिर में हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसका आपका क्या नज़रिया है? देखिए, पहले तो मैं जहाँ बैठा हूँ विजन कॉलेज, इनसे मेरी गुजारिश है कि बोर्ड पे उर्दू में दिखाएँ विजन कॉलेज में। हाँ, जब आप सवाल ही कर रहे हैं तो सवाल ये शुरू हो जाए कि जिस स्कूल में हम बैठे हुए हैं, पैसा भी इसमें आवाम का लगा है, तो यहाँ पर ये उर्दू का विज़न कॉलेज का बोर्ड जो है उसमें उर्दू से भी लिखवाएं। आप जौनपुर चलिए, हमारे हर कॉलेज में उर्दू का बोर्ड लगा हुआ है। जब हमें नहीं लगा दूसरा क्यों लगाएगा? शुरू हमको पहले अपने घर से करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश ही हो सकती है, कोई हम लड़ नहीं सकते। कोशिश में हम लोग कोई कमी नहीं है उर्दू पढ़ाई के लिए, उर्दू ध्यान देने के लिए, उर्दू करने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई तवक्को हम रखें तो ये अगर कोई हमला करें तो बड़ी गलतफहमी है, इसको हमको नहीं करना चाहिए, हमको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। एक सवाल और है, कई बार मन में आती है ये बात कि आज जितने भी मीडिया से जुड़े हुए घराने हैं या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं,
वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को बड़ा कम स्थान दिया जाता है, उन्हें दोयम दर्जा का नागरिक समझा जाता है, शहरी समझा जाता है। तो उस पर आपका क्या नजरिया, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के पास अपने चैनल क्यों नहीं, अपना मीडिया का में क्यों नहीं इनका हिस्सेदारी है? तो मुस्लिम कम्युनिटी से आप सवाल कीजिए ना सीधे सीधे, क्यों नहीं आ रहे? एक हमारा चैनल क्यों अभी तक नहीं बन पाया? एक मुसलमान लीडर क्यों नहीं बनाया? दलितों मायावती लीडर बना लिया, मान लिया। यादवों ने मुलायम सिंह को यादव ने मान लिया, ठाकुरों ने वीपी सिंह को मान लिया था। हर आदमी तो अपने मान लेना है, मुसलमान किसी लीडर माना नहीं था। जब मुसलमान किसी लीडर नहीं मानेगा, अभी अयूब भाई अच्छा काम करते हैं, नफीस भाई अच्छा काम करते हैं, तो उनका पड़ोसी कह करते हैं कुछ मतलब नहीं है जो कर रहे हैं, तुरंत कमेंट हो जाएगा। इसको पहले रोकिए आप कि जो कमेंटबाजी हमारे यहाँ होती है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बजाय प्रोत्साहन देने के, बजाय पीठ ठोकने के जो खींचा जाता है, ये गलत बात है। जब तक हम इससे नहीं बचेंगे हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। राजा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, चूँकि आप अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की तरफ से, तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से आज तक देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुस्लिम क्यों नहीं बन पाया? क्या कारण रहते हैं इसके पीछे? देखिए, प्रेसिडेंट तो मुसलमान बने, ऐसा नहीं। हमारे यूपी में बने अब्दुल गफूर साहब, वहाँ चौधरी साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, अब्दुल गफूर साहब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। ऐसा नहीं बने पूरे देश में। राष्ट्रपति भी मुसलमान बने, साहब बने, तमाम लोग बने। कोशिश वो होगी, जब मेजॉरिटी होगी तब बनेंगे, और जब बनना चाहते तो बने नहीं। अब अगर नहीं बने, लेकिन ये बात नहीं है। देखिए, जैसे उर्दू हिंदी है, ये भाई बहन जो इस्लाम को मानते हैं, हिंदी बड़ी बहन, उर्दू छोटी बहन। ऐसे हिंदू मुझसे पूछता है, हिंदू ढाई बार मेजॉरिटी में बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं। तो यही मान करके इसी गुलदस्ते को हम लोग ले चलेंगे और खाली मुसलमान तरक्की करेगा, और जिस तरीके से आगे बढ़ा उसे बढ़ेगा, वरना उसकी ग्रोथ हो जाएगी। सर, ये आप मदरसे की इंक्वायरी सेटअप चल रही है, हुई थी, अब तो नहीं हो रही है। अब ये हुई है, आप इसको कहाँ तक सेटिस्फाई है इसकी इंक्वायरी से आप? नहीं, इसीलिए तो रुक गई ना। क्यों? तो इसलिए वो डिमांड हुई, लोगों ने समझा, उन्होंने जाँच करा, जाँच वगैरह गलतियाँ नहीं पकड़ी। भाई हम अपने घर में एक मदरसा चला रहे हैं अपने पैसे से, उसके आप जाँच को करने जाएंगे? आप जहाँ पैसा देंगे, जहाँ सरकार के इन्वॉल्वमेंट होगा, जब जो सरकार से एफिलिएशन लेगा, जो सरकार से पैसा लेगा, आप उसकी जांच करा सकते हैं ना। अगर हम अपने घर में 10 बच्चों को बुलाकर पढ़ा रहे हैं, उसकी जांच आप कैसे करेंगे? इस बार इलेक्शन हुआ तो रुक गया काम। क्या क्या और जो मान्यता लेकर के गलत काम किए हैं, उनको सजा मिलनी भी चाहिए। आप मैनेजमेंट के साथ बैठे हुए हैं, तो इस मेरे सवाल ये आता है कि क्या क्या इस वक्त की स्कीम है गवर्नमेंट की, जिससे कि आपका माइनॉरिटी के लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें? अब वो तो उसका खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर काफ़ी चेंज हुआ है। अब नई कोई लिस्ट आए, असेंबली से निकाली जाए तो पता चलेगा कि ये मौलाना आज़ाद की जो 8 बंद रोक दी गई है, तो वो अभी रोक दी गई है, उस पर उन्होंने डिमांड किया कि उसको लागू चालू किया जाए। तो वो कोशिश भी लोग कर रहे हैं सब बंद करने की, लेकिन बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, सेकुलर मुल्क है, यहाँ सबको लेकर चलना ही पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी भी इस बात के लिए मजबूर हो गई है कि पसमानदा समाज का वो सम्मेलन करना शुरू कर दिया हुआ है। इस बात की गवाही है कि अब वो भी अपना मन बदल रहे हैं। आपसे आखिरी 1-2 सवाल ये करता हूँ कि अभी आपने कहा कि हमारा कायद नहीं है, और कुछ लोगों ने मायावती को जिनके फॉर्म की लीडर मान लिया, आपकी नज़र में असदुद्दीन ओवैसी एक चेहरा निकल कर आए, क्या कहना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के वो बारे में? बीजेपी का नेता एकदम साफ बोलता, अगर वो आप समझते हैं कि वो ऐसा मैं नहीं समझता, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, 100% एजेंट है। किस तरीके से आप कहना चाह रहे हैं? इसलिए एजेंट हैं कि वो जो बोलते हैं, आज तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं। उनका भाई जो बोला था, अगर आप बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए, तो आप जेल का शायद आपको चले जाएंगे। वो जो इतना कर रहा बोलते हैं, इतना उनका भाई बोलता है, आते FIR उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूरा सर्वे देखें तो असदुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बुलवाती है उनसे, भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवाती है, वो जो कहती वो बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। अब आपके हिसाब से अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं है तो कौन लीडर ऐसा होना चाहिए जो मुसलमान के कायद बन सके? अब वक्त बताएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ओवैसी साहब बारे में आप कह रहे हैं, तो मैं खुले मन से आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है आज तक वो बोलते हैं। सन 2024 में क्या तैयारी है NCP की? नहीं, NCP नहीं, पूरे समूची विपक्षी तैयारी है। सब मिलकर चुनाव लड़ रही है, UPA मिलकर चुनाव लड़ रही है NDA से।
अच्छा, अगर कांग्रेस या किस तरह का कोई पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी का जो कि बीजेपी से नहीं होता है, वो अगर जीत जाता है तो खामोश हो जाता है, और जब कोई जीत नहीं होती, हार जाता है, तो मशीन की गड़बड़ी बता देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, बेईमानी तो हो रही है, इसमें कोई हो रहा नहीं है। लेकिन वो जब जीत जाता है तो बेईमानी कहाँ चली जाती है? नहीं, छोटी जहाँ वो चाहते हैं, ये क्या है कि लैपटॉप है, इसमें सेटिंग होती है मशीनों में, तो जहाँ वो चाहते हैं सेटिंग कराते हैं, सब पे नहीं कराते, लिमिटेड कराते हैं, लिमिटेड कराते हैं। नहीं, बेईमानी तो हो रही है, इस पर कोई दो राय नहीं है। भाजपा के दौर में बेईमानी हो रही है, आप इसको मानते हैं इलेक्शन को लेकर? 100% हो रही है बेईमानी, भाजपा के दौर से हो रही है। भाजपा की नीयत ही खराब है ना, जिसकी नीयत खराब होगी उस दौरान बेईमानी होगी। जब नीयत आदमी खराब हो जाएगी, भाई आप चुनाव लड़ रहे, कौन मना कर रहा है? आखिर ये अभी गुजरात चुनाव हुआ है, कभी आपने सुना था कि कोई प्रधानमंत्री एक असेंबली के चुनाव में 33 मीटिंग करेगा? 33 मीटिंग मोदी जी ने किया पूरा देश छोड़ करके, सिर्फ गुजरात में। उनको गुजरात बचाना था। उधर डिम्पल यादव जिस तरीके से बिल्किस के मामले में छोड़ दिया जी मुजरिमों को, वो आप उससे पसंद करते हैं क्या? नहीं, तो फिर ये है सब, तो जो सच्चाई सामने आएगी, ऐसा नहीं आएगी, कल को आएगी। एक तरफ तो डिम्पल यादव का इलेक्शन जीत चुकी है, दूसरी तरफ रामपुर की एक सीट थी, और जिसके लिए कि पूरी आजम खान लॉबी लगी हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन वहाँ पर हार गए। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ फाड़ अब गए? जो हुआ है, अगर उस पर आप नहीं देख पाए हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है। वहाँ जो हुआ है, इसमें आपके जो व्यूज आपने जानना दिखाया, चाहते हैं। जो आपके टीवी में दिखाया, मजमा मौजूद नहीं था, जो टीवी ने दिखाया है, जो हम लोग देखा, पूरे मुल्क ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, और उसके बाद भी सवाल आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़े अफसोस की बात है। चलिए, आखिरी सवाल मैं करता हूँ। आपके जब माइनॉरिटी से हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड मैं करता हूँ। यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं और हमारे नाजरीन भी आपको लाइव देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे तालीम को लेकर, कहाँ तक क्या मेयारी तालीम की होनी चाहिए? आप विज़न कॉलेज में बैठे हो। बताया कि गुरु गोविंद गौ खने काके लागो पाए, बलिदारी गुरु अपनी गोविंद जी होता है। शिक्षा में अच्छे बच्चा बनने के लिए अच्छे टीचर ज़रूरत है। जहाँ अच्छे टीचर्स होंगे, जहाँ अच्छा मैनेजमेंट होगा, वहाँ अच्छी शिक्षा होगी। दो तरीके की शिक्षा हुई, मैंने भी बताया, उससे पहले शायद आपने नहीं सुना। एक व्यवसायिक शिक्षा और एक सामाजिक शिक्षा। आजकल व्यवसायिक शिक्षा में दो ज़्यादा है, सामाजिक शिक्षा में कम है। 8,000 रुपये फीस कोई ले रहा है, वहाँ लोग चले जा रहे हैं, चाहे पैसा नहीं है उधार लेके चले जा रहे हैं, स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अभी सामाजिक शिक्षा में आओ, वहाँ भी बच्चा अच्छा पढ़ेगा, वहाँ भी अच्छा निकलेगा। मिर्ज़ापुर की लड़की मिर्ज़ा है, कल परसों देखा हमने, गरीब भर की बच्ची थी, फाइटर में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो अच्छे स्कूल से पढ़ के नहीं आई। तमाम लाल बहादुर शास्त्री जी के पास इतना पैसा नहीं होता था कि नाव का पैसा दिया, शहर के नदी पार करते थे स्कूल जाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो स्टेटस सिंबल चल रहा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको खत्म करने के लिए हमारे में जागरूकता करनी पड़ेगी, उस काम पे हम लोग लगे हैं। चलिए खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सलाम नजीबाबाद को टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।